द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसहिल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से निकले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करेंगे। सवाल ये है कि पैसे के खेल में आखिर जीतता कौन है? वो इंसान जिसके पास मार्केट की बहुत गहरी टेक्निकल समझ और ज्ञान है, या फिर वो जिसके पास ज्ञान भले ही औसत हो पर अपने लालच, डर और सब्र पर जबरदस्त कंट्रोल है? बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है कि किसी की भी फाइनेंशियल सक्सेस किस चीज़ पर ज़्यादा निर्भर करती है, उसके बिहेवियर और साइकोलॉजी पर, या फिर इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स और मार्केट्स के ठोस टेक्निकल ज्ञान पर। मेरा मानना है कि ये खेल दिमाग का है, व्यवहार का है। मैं इस पक्ष में हूं कि पैसे के साथ आपकी सफलता आपके बर्ताव से तय होती है। और यहाँ मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। मेरा तर्क ये है कि सही ज्ञान और एनालिसिस के बिना अच्छा व्यवहार भी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि फाइनेंशियल सक्सेस 80% व्यवहार है और सिर्फ 20% ज्ञान। ये कोई गणित की परीक्षा नहीं है जहां सबसे चतुर व्यक्ति ही हमेशा जीतेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है और इतिहास हमें बार बार ये दिखाता है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की कहानी को ही देख लीजिए। 1990 के दशक का एक हेज फंड जिसे चलाने वालों में 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थे। मतलब ज्ञान का स्तर आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे तेज दिमाग। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो फंड बुरी तरह डूबा और पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को लगभग अपने साथ ले डूबा था। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार, उनका ये विश्वास कि वो बाजार से ज्यादा जानते हैं और रिस्क को कम आंकने का उनका व्यवहार, वो उन पर हावी हो गया। उनका ज्ञान शिखर पर था पर व्यवहार शायद शून्य था। ये दिखाता है कि प्रतिभा आपको लालच और डर से नहीं बचाती। और इसके ठीक उलट हम अपने आसपास ऐसे हजारों उदाहरण देखते हैं जहां एक साधारण स्कूल टीचर या एक मैकेनिक जिसे फैंसी फाइनेंशियल मॉडल की कोई समझ नहीं, सिर्फ नियमित बचत और दशकों के धैर्य के दम पर करोड़पति बन जाता है। वो बस एक सरल नियम का पालन करता है, कमाओ, बचाओ और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो। यही तो सफलता का असली सूत्र है। और ये पूरी तरह से व्यवहार से जुड़ा कौशल है, टेक्निकल ज्ञान से नहीं। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि व्यवहार जरूरी नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इसे 80-20 के अनुपात में बांधना मेरे हिसाब से मुद्दे को बहुत ज्यादा सरल बनाना है। आप कहते हैं कि ज्ञान के बिना भी एक साधारण व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन सोचिए अगर उस व्यक्ति को चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत का अंदाजा ही ना हो तो वो लंबे समय तक निवेश क्यों करेगा? अगर उसे ये नहीं पता कि एसेट एलोकेशन क्या होता है, मतलब अपना पैसा अलग अलग जगहों पर कैसे लगाना है, तो हो सकता है वो अपना सारा पैसा एक ही रिस्क की जगह लगा दे। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति पूरे अनुशासन और धैर्य के साथ हर महीने एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहा है जो दिवालिया होने की कगार पर है। उसका व्यवहार तो शानदार है, वो डर या लालच में नहीं आ रहा, लेकिन उसका ज्ञान जीरो। नतीजा क्या होगा? उसका सारा पैसा डूब जाएगा। टेक्निकल ज्ञान हमें वो नक्शा देता है जो बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। व्यवहार तो बस उस नक्शे पर चलते रहने की हिम्मत देता है। बिना नक्शे के हिम्मत आपको बस तेजी से गलत मंजिल तक पहुंचाएगी। हॉथल की किताब में भी जो सफलता की कहानियां हैं वो उन लोगों की हैं जिन्होंने सही ज्ञान को सही व्यवहार के साथ मिलाया, न कि सिर्फ व्यवहार के दम पर सफलता पाई। वो तो सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी गूगल पर जाकर पढ़ सकता है कि कंपाउंडिंग क्या है या एसेट एलोकेशन क्या है। असली चैलेंज उस ज्ञान को अमल में लाने का है, खासकर तब जब बाजार में उथल-पुथल मची हो। याद कीजिए मार्च 2020, जब कोविड की वजह से मार्केट बुरी तरह गिरा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। उस समय लगभग हर इन्वेस्टर को यह ज्ञान था कि घबराना नहीं चाहिए, कि गिरावट में खरीदना एक अच्छा मौका होता है। वॉरेन बफेट की मशहूर कहावत सबको पता थी, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। ये ज्ञान था, लेकिन असल में कितने लोग ऐसा कर पाए? बहुत कम। ज्यादातर लोगों ने डर के मारे भारी नुकसान में अपनी एसआईपी रोक दी, अपने शेयर बेच दिए। ये एक इमोशनल फैसला था, लॉजिकल नहीं। वो निवेशक जिसने उस दिन अपने दिल की धड़कन को काबू में रखा, जिसने अपने मनोविज्ञान पर नियंत्रण रखा, वही आज सबसे ज्यादा मुनाफे में है।
लॉन्ग टर्म सफलता की नींव यही मनोवैज्ञानिक स्थिरता है, न कि जटिल चार्ट्स और इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ने की क्षमता। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इमोशंस हावी हो जाते हैं, लेकिन आपके हिसाब से एक इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि उसका डर जायज़ है या सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन? मार्च 2020 का ही उदाहरण लेते हैं। उस समय बाजार में हर कंपनी का शेयर गिर रहा था। क्या उस समय हर गिरते हुए शेयर को खरीदना सही फैसला होता? बिल्कुल नहीं। कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिनके बिजनेस मॉडल कोविड की वजह से हमेशा के लिए तबाह हो गए थे, जैसे कुछ ट्रैवल या हॉस्पिटैलिटी कंपनियां, और कुछ ऐसी थीं जिनके फंडामेंटल्स मतलब कंपनी की असली सेहत मजबूत थीं और वो बस बाजार के डर की वजह से नीचे आ गई थीं। अब ये फर्क कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस से। ये जानने के लिए कि क्या गिरावट कंपनी की अंदरूनी कमजोरी का नतीजा है या सिर्फ बाहरी माहौल का, आपको कंपनी की बैलेंस शीट, उसके कैश फ्लोज और उसके फ्यूचर प्लान्स को समझना होगा। अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही खत्म हो गया हो तो उसमें धैर्यपूर्वक इन्वेस्टेड रहना मूर्खता है, बुद्धिमानी नहीं। बिना एनालिसिस के धैर्य सिर्फ एक जुआ है। ज्ञान आपको बताता है कि कब डरना जायज़ है और कब बाजार का डर आपके लिए एक मौका है। इमोशंस पर काबू रखना एक हिस्सा है, लेकिन सही लॉजिकल निर्णय लेना दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एनालिसिस से ही आता है। एनालिसिस जरूरी है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरा तर्क ये है कि अत्यधिक जटिल एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान करती हैं। इस किताब का एक सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफल निवेश के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अक्सर सबसे सरल रणनीतियां ही सबसे अच्छा काम करती हैं, जैसे कि एक इंडेक्स फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना। इंडेक्स फंड जो कि एक तरह की बाल्टी है जिसमें बाजार की टॉप 50 या 100 कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर रखे होते हैं। आपको ये चुनने की जरूरत नहीं कि कौन सी कंपनी अच्छी करेगी, आप बस पूरे बाजार पर दाव लगा रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं कि लंबे समय में ये सरल बोरिंग स्ट्रैटेजी दुनिया के 90% से ज्यादा होशियार फंड मैनेजरों को हरा देती है, जो दिन रात जटिल एनालिसिस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मानवीय भावनाओं और अहंकार को समीकरण से बाहर कर देती है। आपको बस एक सरल योजना पर टिके रहने के अनुशासन की जरूरत है, महीने दर महीने, साल दर साल। ये पूरी तरह से व्यवहार का खेल है, जटिल टेक्निकल ज्ञान का नहीं। देखिए, सादगी की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। आप कह रहे हैं कि बस इंडेक्स फंड में निवेश करो, पर क्या ये सलाह हर किसी के लिए सही है? एक 25 साल का युवा जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है और जो ज्यादा रिस्क ले सकता है, और एक 65 साल का रिटायर व्यक्ति जिसे अपनी जमा की हुई पूंजी को सुरक्षित रखना है, क्या दोनों के लिए एक ही स्ट्रैटेजी काम करेगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर टेक्निकल ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आपको ये समझने के लिए टेक्निकल ज्ञान चाहिए कि कब अपना पैसा इक्विटी से निकालकर बॉन्ड्स में डालना है, ताकि बाजार गिरने पर आपका नुकसान कम हो। ग्लोबल मंदी के समय अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे करनी है, या फिर टैक्स बचाने के लिए निवेश को कैसे प्लान करना है, इन सब सवालों का जवाब सिर्फ अनुशासित रहो नहीं हो सकता। सादगी को अज्ञानता का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। एक जानकार निवेशक अपनी बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकती है, जबकि सिर्फ व्यवहार पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति एक ही रास्ते पर चलता रहेगा, भले ही वो रास्ता उसे खाई की ओर क्यों न ले जा रहा हो। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन आप एक बहुत बड़े फैक्टर को नज़रअंदाज कर रही हैं जिस पर यह किताब बहुत जोर देती है, भाग्य और जोखिम की भूमिका। हम अक्सर सफलता को कौशल का और विफलता को मूर्खता का नतीजा मान लेते हैं। बिल गेट्स एक जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये सिर्फ भाग्य नहीं था कि वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां उस समय कंप्यूटर था? ऐसे हजारों बिल गेट्स रहे होंगे जिनमें उतनी क्षमता थी पर उन्हें वो मौका नहीं मिला। फाइनेंशियल दुनिया में बहुत सारे नतीजे हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। ये समझना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है एक गहरा मनोवैज्ञानिक गुण है। यह हमें विनम्र बनाता है, यह हमें बहुत ज्यादा रिस्क लेने से रोकता है। एक व्यक्ति जो सोचता है कि वो अपने टेक्निकल एनालिसिस से बाजार को हमेशा मात दे सकता है, वो अक्सर अहंकार का शिकार हो जाता है और बड़े जोखिम लेता है जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भाग्य और जोखिम की भूमिका को स्वीकार करता है, वो हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखता है। वो ऐसी योजनाएं बनाता है जो थोड़ी बहुत गलत भी साबित हो जाए तो भी वो बर्बाद न हो। ये एक व्यवहारिक कौशल है, विश्लेषणात्मक नहीं। मैं पूरी तरह मानती हूँ कि भाग्य एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन क्या हम उस भाग्य को मैनेज नहीं करते?
ज्ञान और कौशल उस भाग्य के प्रभाव को मैनेज करने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने में मदद करते हैं। एक तूफानी समुद्र में 2 जहाज हैं, एक का कप्तान नौसिखिया है और दूसरे का अनुभवी। तूफान दोनों के लिए एक ही है, ये भाग्य है, लेकिन अनुभवी कप्तान अपने ज्ञान का उपयोग करके जहाज को बचा सकता है, जबकि नौसिखिया शायद डूब जाएगा। इसी तरह एक जानकार निवेशक रिस्क को बेहतर ढंग से समझ सकती है। वो डाइवर्सिफिकेशन जैसी स्ट्रैटेजी का उपयोग कर सकती है, मतलब अपने सारे अंडे एक टोकरी में न रखना, ताकि अगर एक निवेश खराब भी हो जाए तो बाकी उसे बचा लें। टेक्निकल एनालिसिस हमें उन अवसरों को पहचानने में मदद करता है जहां सफलता की संभावना ज्यादा और जोखिम कम है। ये पासा फेंकना नहीं है, ये उन स्थितियों की पहचान करने जैसा है जहां पासा आपके पक्ष में पड़ने की अधिक संभावना है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना कोई रणनीति नहीं है, ये तो बस उम्मीद करना है। ज्ञान हमें भाग्य का गुलाम नहीं बल्कि उसका मैनेजर बनाता है। हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं, माप सकते हैं और उसे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि वो हमें बर्बाद न कर पाए। और इसके लिए टेक्निकल ज्ञान वो अनिवार्य है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप जिस फाइनेंशियल ज्ञान और एनालिसिस की वकालत कर रही हैं, वो आज की दुनिया में एक वस्तु की तरह है। मतलब ये आसानी से और मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन उस ज्ञान को बाजार के उतार चढ़ाव, सामाजिक दबाव और अपने अंदर के लालच व डर के बीच लागू करने के लिए जिस स्वभाव और अनुशासन की जरूरत होती है, वो बेहद दुर्लभ है। पैसे के साथ हमारा मनोवैज्ञानिक रिश्ता ही हमारी फाइनेंशियल किस्मत को अंतिम रूप से आकार देता है। आप दुनिया के सबसे अच्छे कार मैकेनिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गुस्से में या नशे में गाड़ी चलाते हैं, तो आपका सारा ज्ञान आपको दुर्घटना से नहीं बचा सकता। उसी तरह आपका फाइनेंशियल ज्ञान भी व्यर्थ है अगर आपका व्यवहार आपको हर बार गलत समय पर गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि सही व्यवहार का पालन करना तभी सार्थक है जब आपको पता हो कि सही रास्ता कौन सा है, और वो रास्ता टेक्निकल ज्ञान, एनालिसिस और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी से ही रोशन होता है। बिना दिशा के अनुशासन आपको बस तेजी से गलत जगह पहुंचाएगा। साइकोलॉजी एक शक्तिशाली इंजन हो सकता है जो आपको आगे बढ़ाता है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा ज्ञान और तर्क के हाथ में ही होना चाहिए। इंजन के बिना कार चल नहीं सकती, ये सच है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील के बिना वह कहीं भी टकरा सकती है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए दोनों की जरूरत है, लेकिन गाड़ी की नींव हमेशा ज्ञान ही रहेगा जो उसे सही दिशा दिखाता है। तो शायद सही जवाब ये या वो में नहीं, बल्कि ये और वो के बीच के सही संतुलन में है। हाँ, लेकिन किस पलड़े का वजन ज्यादा है, ये सवाल हमेशा सोचने लायक रहेगा। और इन दोनों दृष्टिकोणों की गहराई को समझने के लिए मॉर्गन हाउसल की इस किताब में और भी बहुत कुछ है।